अब से तुम सिटू युनकिंग के साथ ही रहोगे, जूजिमो ने कहा। वास्त्स्की ने सिर हिलाया लेकिन पूछा, क्या आप सचमुच अपनी सत्ता एक छोटी बच्ची को सौंपने जा रहे हैं? जूजिमो मुस्कुराया। अगर उसकी याददाश्त सही थी, तो सिटू युनकिंग को कम आंकना ठीक नहीं था। अपने पिछले जीवन में, उन्होंने महज कुछ दशकों में सिटू एंटरप्राइज को पूरे पूर्वी महाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। यह क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन गई थी। अगर वह सचमुच सक्षम नहीं होती, तो जूजिमो उसे अपने अधीन लाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। 2 साल, जूजिमो ने कहा। अगर वह पश्चिमी क्षेत्र के सभी हिस्सों में अपना प्रभाव फैला सकती है, तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। और अगर वह असफल हो जाती है तो? वास्त्स्की ने पूछा। अगर कोई बेकार है तो उसे जिंदा रखने का क्या फायदा? जूजिमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वास्त्स्की एक पल के लिए चुप हो गया, मन ही मन सोचने लगा, वह सचमुच बहुत निर्दयी है। इंपीरियल गेट सिटी की स्थिति सुलझ जाने के बाद जूजिमो और उसके साथियों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार, पहाड़ छोड़ने के समय उसने जो संप्रदाय का मिशन लिया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ था। वे नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। हरे भरे पहाड़ दूर तक फैले हुए थे और उनके तेज तर्रार घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। पक्षी उनके ऊपर मंडराते हुए उड़ रहे थे। हवा से सूखी पत्तियां हिल रही थीं और हवा में चक्कर लगा रही थीं। जब वे सवारी कर रहे थे, तभी आसमान में सूरज तेज चमक रहा था, और अचानक आकाश से एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपर से एक शक्तिशाली उपस्थिति उतरी और उन पर दबाव डालने लगी। उनके ऊपर हवा में 2 आकृतियां चल रही थीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, जिसने धूसर रंग का चोला पहना हुआ था और उसके हाथ में 5 फुट लंबी भारी तलवार थी। उससे निकलने वाला अदृश्य दबाव हवा में लहरों की तरह फैल रहा था, जिससे आकाश में गड़गड़ाहट और दरारें पड़ रही थीं। दूसरा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो धधकती आग से घिरा हुआ था। उसकी लपटें झुलसा देने वाली और चकाचौंध करने वाली थीं, मानो वे उसके आसपास के पूरे स्थान को भस्म कर देने वाली हों। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग का चेहरा गंभीर था। जब वे बोले, तो उनकी आवाज गरज की तरह गूंजी, मानो आकाश को हिला दिया हो। रेन पिंगशेंग, ग्रैंड सम्राट टुनरी की विरासत मुझे सौंप दो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आग की लपटों में घिरे उस व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी। वह पीला पड़ा हुआ, स्पष्ट रूप से घायल दिख रहा था, और उसने ताना मारते हुए कहा, युए बुली, तुम जैसे धूर्त कायर, खुद को संप्रदाय का गुरु कहने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या मजाक है? अपने घोड़े पर आराम से लेटे हुए जूजिमो ने दिलचस्पी से युद्ध को होते हुए देखा। उसके बगल में बैठा छोटा गुई घबराया हुआ लग रहा था। जूजिमो को इतना शांत देखकर उसने पूछा, बड़े भाई, क्या आप उन्हें जानते हैं? डरने की क्या बात है? मेरे साथ रहते हुए तुम्हें छूने की हिम्मत कोई नहीं करता, जूजिमो ने हंसते हुए जवाब दिया। वह धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति युए बुली है, जो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का नेता है, लिन रुहो ने बगल से बताया। और सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बारे में मुझे नहीं पता, रेन पिंगशेंग, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। वह व्यक्ति जो हवा और बारिश में भी शांति से चलता है। महान सम्राट टुनरी का वंशज। महान सम्राट टुनरी, ज़ियाओ गुइजी ने विस्मय से कहा। वह शाही युग के एक महान सम्राट थे, जिनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। युए बुली परम श्रेष्ठ मध्याह्न स्तर पर है, जबकि रेन पिंगशेंग केवल निर्जन मध्याह्न स्तर पर है। ऐसा नहीं लगता कि वह ज्यादा देर तक टिक पाएगा, शियाओ गुइजी ने टिप्पणी की। किसी सम्राट द्वारा छोड़े गए साधनों को कभी कम मत आंकिए, जूजिमो ने हाथ हिलाते हुए कहा। चलो चलते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर आकाश में यू बुली ने अपनी विशाल तलवार को कसकर पकड़ रखा था। तलवार की असीम शक्ति उसके ब्लेड पर एकत्रित होकर संघनित हुई और फिर विस्फोटित हो उठी। अंतरिक्ष के ताने बाने में दरारें पड़ गईं। तलवार का ये वार जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उसके चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी। जब उसने विशाल तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया, मानो आकाश को 2 टुकड़ों में फाड़ने के लिए तैयार हो। युए बुली, क्या तुम सचमुच मौत तक लड़ने को तैयार हो? रेन पिंगशेंग ने गंभीर स्वर में पूछा। महान सम्राट की कलाकृति मुझे सौंप दो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, युए बुली दहाड़ते हुए बोली। उसकी तलवार में शक्ति बढ़ती जा रही थी। दबाव के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया। स्पष्ट था कि यह हमला सब कुछ समाप्त करने के लिए किया गया था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया,
रेन पिंगशेंग ने कुछ बार खांसा और धीरे से अपनी कमर से एक बांसुरी निकाली। दूर से आती बांसुरी की आवाज सुनकर जू जीमो की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वह मुस्कुराया। लगता है असली शो अब शुरू होने वाला है। क्या वह बांसुरी शक्तिशाली है? लिन रोहू ने उत्सुकता से पूछा। वह बांसुरी सम्राट टुनरी के बचपन की एक प्रेम कहानी से जुड़ी है, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनना चाहोगे? छोटा गू असमंजस में दिख रहा था। महान सम्राट टुनरी कई युग पहले रहते थे। उनके बड़े भाई को उनके प्रेम जीवन के बारे में कैसे पता चल सकता था? फिर भी एक सम्राट के प्रेम प्रसंगों के अतीत के बारे में गपशप। यह मौका गंवाना बहुत मुश्किल था। कहा जाता है कि यह कहानी तब की है जब सम्राट तुनरी अभी युवा थे, जू जीमो ने थोड़ी हंसी के साथ कहा। उस समय उनकी एक बचपन की प्रेमिका थी। उनकी सगाई कम उम्र में ही हो गई थी और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने उसे अपनी सबसे प्यारी बांसुरी एक यादगार के रूप में दे दी, ताकि वह उनके साथ बिताए गए उन छोटे लेकिन अनमोल पलों को याद रख सके। उसके बाद जब भी उसे उसकी याद आती, वह अकेले ही बांसुरी बजाने लगता था। उन्होंने महान सम्राट बनने के बाद भी उस आदत को बरकरार रखा। बांसुरी स्वयं तो साधारण सामग्रियों से बनी थी, लेकिन उसके भीतर शाही प्रतीक खुदे हुए थे। जब जू जीमो कहानी सुना रहे थे, रेन पिंगशेंग ने अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद बांसुरी में गिरा दी। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे अपने होठों से लगाया। जैसे ही उसका खून बांसुरी के संपर्क में आया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। बांसुरी की मधुर सुरीली ध्वनि गूंजने लगी। ये धीमी और कोमल थी, मानो किसी छोटे पुल के नीचे बहती हुई शांत धारा हो। लेकिन जैसे ही वह सरल धुन गूंजी, मानो पूरी दुनिया थम सी गई। सारी आवाजें गायब हो गईं। दूर बहती नदियों की तेज आवाज हो या क्षितिज पर बहती हल्की हवा, सब कुछ शांत हो गया। यहाँ तक कि युबुली का तलवार का वार, जो आकाश को चीरने के लिए तैयार था, अचानक वहीं रुक गया। बांसुरी बजती रही। युबुली का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। आकाश के किनारे पर एक काला सूर्य बनने लगा, जो भयावह शक्ति के साथ ऊपर उठने लगा। उसके चारों ओर का अंतरिक्ष बिखर गया। प्राकृतिक नियम विकृत हो गए। आकाश में कल्पना से परे शक्ति एकत्रित हो गई। क्या क्या ये किसी सम्राट की शक्ति है? लिन रोहुआ और शियाओ गुइजी विस्मय से देखते रह गए। अगर शाही प्रतीकों वाली एक साधारण बांसुरी भी ऐसा कर सकती है, तो स्वयं महान सम्राट की शक्ति कैसी रही होगी? रेन पिंगशेंग, इस बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। युबुली ने हार न मानते हुए दहाड़ लगाई। लेकिन उस कलाकृति ने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। तुम कितनी बार अपने रक्त का प्रयोग करके उसे सक्रिय कर सकते हो? इतना कहकर वह मुड़ा और पागलों की तरह भाग गया। ऊपर काला सूरज लगभग पूर्ण हो चुका था, मानो कोई भंवर सब कुछ निगलने को तैयार हो। युबुली को ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसके दिल को जकड़ लिया हो और उसे कुचलने की कगार पर हो। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां रुके। कोई भी महान सम्राट की गरिमा को चुनौती नहीं दे सकता। जैसे ही युबुली घबराकर भागने लगी, रेन पिंगशेंग ने आखिरकार बांसुरी नीचे रख दी। काला सूरज धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर लड़खड़ाया और प्रयास के कारण लगभग गिर ही गया। वह धीरे से नीचे उतरा और जू जीमो और अन्य लोगों पर एक नजर डाली। अपनी सारी उपचार गोलियां मुझे सौंप दो, रेन पिंगशेंग ने कहा। उसकी निर्जन मध्याह्न शक्ति समूह पर भारी पड़ रही थी और वह उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। महान सम्राट टुनरी के वंशज, और तुम इस तरह व्यवहार करते हो? जू जीमो ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक कुलीन वंश का ये हाल बहुत दयनीय है ना? रेन पिंगशेंग ने जोर से सांस ली। उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी, जिससे एक विशाल ऊर्जा का हाथ बना जो जू जीमो और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। हमें छूना ही तुम्हारा काम तमाम। हम सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के शिष्य हैं। लिटिल गुई चिल्लाया। मेरे पिता आंतरिक दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। रेन पिंगशेंग ने माथे पर शिकन डाली। अगर वे सिर्फ साधारण संप्रदाय के शिष्य होते, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में हजारों शिष्य थे, और कोई भी उन सभी की रक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर यह बच्चा सचमुच आंतरिक दरबार के किसी बुजुर्ग का बेटा था, तो यह एक अलग ही कहानी थी। अगर उसने बड़े भाई के बेटे को मार डाला, तो संप्रदाय शायद इसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन पिता निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा।
आंतरिक दरबार के सभी वरिष्ठ सदस्य पैरागॉन मेरिडियन दायरे के विशेषज्ञ थे, जिनमें से कुछ असाधारण प्रतिभा के कारण इंपीरियल मेरिडियन दायरे तक भी पहुंच गए थे। रेन पिंगशेंग उस जैसे व्यक्ति से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि उसके पास ग्रैंड सम्राट टुनरी के वंशज होने की प्रतिष्ठित उपाधि थी, लेकिन कड़वा सच ये था कि उसे अपने पूर्वज की कोई शक्ति विरासत में नहीं मिली थी। वह नाम का धनी था, उसमें कोई सार नहीं था। डॉट डॉट डॉट। रेन पिंगशेंग ने उन्हें देर तक देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। चलो, एक सौदा करते हैं, जू जीमो ने पुकारा। मुझे आपके सच्चे मार्शल पवित्र स्थल में कोई दिलचस्पी नहीं है, रेन पिंगशेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। नहीं, नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके पूर्वजों की विरासत हासिल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो कैसा रहेगा? जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। रेन पिंगशेंग जम गया। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसने जू जिमो को ध्यान से देखा। तुम्हें क्या पता है? उसने तेज सांसों के साथ पूछा। यही सौदा है, जू जिमो ने सीधे सीधे कहा। मैं तुम्हारे घावों को भरूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी विरासत दिलाने में मदद करूंगा। बदले में, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे लिए लड़ोगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं, रेन पिंगशेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। किसी की सेवा करने का मतलब अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना था, और यह उसका स्वभाव नहीं था। इस बारे में अच्छी तरह सोचो, जू जिमो ने धैर्यपूर्वक कहा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में, जब इतने सारे लोग सम्राट टुनरी की विरासत पर लालच रखते हैं, तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम अपना बाकी जीवन भागते हुए बिताओगे। लेकिन मेरे साथ जुड़ो, मेरे युद्ध जनरलों में से एक बनो, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आकाश के पार क्या है। आकाश के उस पार क्या है? रेन पिंगशेंग ने उन शब्दों से स्तब्ध होकर बुदबुदाया। जू जिमो ने अपनी स्पेशल रिंग से एक उपचार की गोली निकाली और उसे फेंक दिया। अगर तुम तैयार हो, तो इसे खाकर स्वस्थ हो जाओ, फिर एक दिव्य शपथ लो। रेन पिंगशेंग कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हारी सेना में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस पाखंडी युए बुली को मारने में मेरी मदद करनी होगी। मैं दूसरों की तरफ से बदला नहीं लेता, जू जिमो ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मारना ज्यादा संतोषजनक नहीं है? लेकिन मेरे और उसके बीच बहुत बड़ा फासला है, रेन पिंगशेंग ने सोच समझकर जवाब दिया। वह पैरागॉन मेरिडियन दायरे में है। कौन जाने मुझे उसके बराबर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। खुद पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, जू जिमो ने कहा। एक बार जब आप अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल लेते हैं, तो महानता की ओर आपका रास्ता शुरू हो जाता है। अपने पिछले जीवन में, रेन पिंगशेंग पूरे आदिम हृदय भूमि में एक महान एकल योद्धा बन गया था, एक ऐसी शक्ति जिससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता को जागृत नहीं किया था। उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, रेन पिंगशेंग ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा करते हुए कहा। स्वर्गीय मार्ग को साक्षी मानकर, मैं, रेन पिंगशेंग, आज ये शपथ लेता हूँ, यदि जू जिमो मुझे सम्राट तुनरी की विरासत प्राप्त करने में सहायता करता है, तो मैं जीवन भर निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करूंगा। मैं मृत्यु तक, आकाश के छोर तक, उसके साथ युद्ध में चलूंगा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही आसमान बदल गया, हवाएं तेज हो गईं, बादल उमड़ पड़े और जलते सूरज को ढक लिया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। यह कोई साधारण शपथ नहीं थी, इसे उनके सच्चे जीवन सार का उपयोग करके स्वर्गीय मार्ग पर उकेरा गया था। यदि इसका उल्लंघन किया गया, तो दैवीय दंड भुगतना पड़ेगा, और ऐसी शपथ कोई भी नहीं ले सकता था। इसके लिए आपको चौथा मध्याह्न द्वार खोलना और सफलतापूर्वक अपने भाग्य को जागृत करना आवश्यक था। वास्तकी ने इससे पहले भी इसी तरह की शपथ ली थी। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे पूर्वजों की विरासत कहाँ है? रेन पिंगशेंग ने पूछा। अपने कुल के पैतृक मंदिर में लौट जाओ, जू जिमो ने कहा। वहां सम्राट तुनरी की एक मूर्ति है। मूर्ति को हिलाओ, और उसके नीचे तुम्हें एक छिपा हुआ पत्थर मिलेगा। चाबी तुम्हारी बांसुरी है। छिपे हुए तंत्र को अनलॉक करने के लिए बांसुरी डालें, और सब कुछ सामने आ जाएगा। यह विरासत हमारे पैतृक मंदिर में है। रेन पिंगशेंग दंग रह गया। रेन परिवार में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। अगर उन्हें ये पहले पता चल जाता, तो रेन परिवार का पतन शायद उस तरह से नहीं होता जैसा हुआ। जू जिमो ने आगे कुछ नहीं बताया। जाकर देख लो, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
और तुम्हें विरासत मिल जाती है, तो सच्चे मार्शल पवित्र मैदान पर आकर मुझसे मिल लेना। रेन पिंगशेंग ने सिर हिलाया, प्रणाम किया और फिर हवा में उठकर चले गए। उसे उड़ते हुए देखकर जू जीमो ने हल्की सी मुस्कान दी। रेन पिंगशेंग, वह व्यक्ति जो हवा और बारिश में भी शांति से चलता है। जू जीमो के पिछले जन्म में इस नाम ने पूरे आदिम हृदय भूमि को हिला दिया था। सच तो यह है कि जू जीमो तो बस काम को आगे बढ़ा रहा था। उसकी मदद के बिना भी रेन पिंगशेंग को आखिरकार संयोगवश ही विरासत का पता चल जाता। और जब उसने ऐसा किया, तो वह प्रसिद्धि की उस अकेली लेकिन शानदार यात्रा पर निकल पड़ा। बड़े भाई, आपको ये सब कैसे पता? लिटिल गुई ने अभी भी अचंभित होकर पूछा। ज्यादा पढ़ो, ज्यादा करो, कम पूछो, जू जीमो ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। लिटिल गुई ने जल्दी से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसने हद पार कर दी है, कुछ बातें न पूछना ही बेहतर होता है। डॉट 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 10 माइल टाउन, ये जू जीमो के वर्तमान मिशन का स्थान था। ये पश्चिमी क्षेत्र के पूर्वी छोर पर स्थित था, थरी मून सिटी के अधिकार क्षेत्र में और ग्रीनवुड साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर आता था। कस्बे के द्वार पर गहरे लाल रंग के मेपल के पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। उनके गहरे लाल पत्ते जमीन पर बिछे हुए थे, मानो खामोश प्रतिज्ञाओं और सपनों की तरह दूर तक फैले हुए हों। दोपहर तक समूह 10 माइल टाउन पहुंच गया। दिन भर की दौड़ से थके हुए उनके घोड़े जोर जोर से हिनहिना रहे थे और हाँफ रहे थे। ठंडी हवा चलने लगी, पक्षी धूसर आकाश में नीची उड़ान भरने लगे, और इससे पहले कि किसी को पता चलता, बारिश होने लगी। शुरुआत में हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन रात होते होते वे एक महीन धुंध में बदल गईं। बड़े भाई, चलिए पहले मास्टर हू के महल में चलते हैं, लिटिल गुई ने सुझाव दिया। इस मिशन को मास्टर हू ने ही पोस्ट किया था। जू जीमो ने सिर हिलाया। उन्होंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सामने वाले द्वार से एक और समूह कस्बे में प्रवेश कर गया। इस नए समूह में 3 सदस्य थे, 2 पुरुष और 1 महिला। सभी ने हल्के सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और धधकती ज्वालाओं से सजे घोड़ों पर सवार थे। वे दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के शिष्य हैं, लिटिल गुई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि भी पश्चिमी क्षेत्र की एक शाही विरासत थी। इसकी स्थापना महान सम्राट शेन री ने की थी। हालांकि सच्चे मार्शल पवित्र मैदान की तुलना में, जिसने अपने इतिहास में 4 सम्राटों को जन्म दिया था, दिव्य सूर्य पवित्र मैदान ने केवल एक ही सम्राट को जन्म दिया था। इसकी विरासत और शक्ति कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के तीनों शिष्यों ने भी जू जीमो के समूह को देखा। कमर पर तलवार बांधे हुए समूह के प्रमुख शिष्य ने ठंडी सांस ली और घमंड से उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि और वास्तविक मार्शल पवित्र भूमि के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वास्तविक मार्शल पवित्र भूमि अत्यधिक शक्तिशाली थी। ये पश्चिमी क्षेत्र का निर्विवाद शासक था, यहाँ तक कि दिव्य सूर्य पवित्र भूमि जैसी अन्य शाही वंशावलियों को भी इसके सामने झुकना पड़ा। वह इतना घमंडी क्यों है? लिटिल गुई ने झुंझलाहट में बुदबुदाया। अगर वे तुम्हें परेशान करें, तो बस उन्हें पीट दो। क्यों संकोच कर रहे हो? जू जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? बड़े भाई, मैं तो यही सुनने का इंतजार कर रहा था, लिटिल गुई मुस्कुराया। सामने खड़े तीनों लोगों को देखकर उसने अपनी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की। फिर अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसने तलवार के आकार की आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट मुख्य शिष्य की ओर भेजा। ये शिष्य के अग्नि परागित घोड़े के पैर से टकराया, जिससे घोड़ा दर्द भरी हिनहिनाहट करते हुए गिर पड़ा। शिष्य अचानक हुए हमले से अचंभित रह गया और अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर गिर पड़ा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शिष्य चिल्लाया और खड़ा होकर अपनी कमर में बंधी तलवार निकाल ली। साथ ही उसने जू जीमो के समूह को घूर कर देखा। मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? लिटिल गुई ने व्यंग्य करते हुए अपनी लोहे की छड़ी निकाली और बिना कुछ कहे ही हमला कर दिया। जैसे ही दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई, जू जीमो अपने ज्वाला पशु पर सवार होकर सीधे दिव्य सूर्य पवित्र भूमि की महिला शिष्या की ओर बढ़ गया। ये देखकर एक अन्य पुरुष शिष्य ने तुरंत अपनी घुमावदार तलवार निकाली और महिला के सामने आकर जू जीमो को घूरते हुए भौहें चढ़ा ली। बच्चे, जब भाई जीमो इश्कबाजी करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे पंगा मत लो, लिनरोह चिल्लाया, अपनी काठी से हवा में उछला और दोनों मुट्ठियों से तलवार चलाने वाले शिष्य की ओर वार किया।
पुरुष शिष्य ने अपनी तलवार से उसका सामना किया और दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। महिला शिष्या ने जू जिमो को सतर्कता से देखा। उसका दाहिना हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। आपका नाम क्या है, मिस? जू जिमो ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने सावधानी से पूछा और अपने घोड़े को कुछ कदम पीछे हटा लिया। जू जिमो ने शरारती अंदाज में सीटी बजाए और जीप चटकाते हुए कहा, वाह क्या गजब का फिगर है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने झल्लाते हुए कहा और अपनी बाहों से अपनी छाती को ढक लिया। स्पष्ट रूप से वह बहुत नाराज थी। आप 10 माइल टाउन क्यों आए हैं? जू जिमो ने पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने पलटकर जवाब दिया। जू जिमो ने शरारती अंदाज में सीटी बजाए और जीप चटकाते हुए कहा, वाह क्या गजब का फिगर है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने झल्लाते हुए कहा और अपनी बाहों से अपनी छाती को ढक लिया। स्पष्ट रूप से वह बहुत नाराज थी। आप 10 माइल टाउन क्यों आए हैं? जू जिमो ने पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने पलटकर जवाब दिया। जू जिमो ने बटन नहीं दबाया। अचानक उसे सफेद रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी, जो इतनी तेज थी कि मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। तलवार निकालने की तकनीक का प्रयोग करते हुए तलवार की ऊर्जा का एक सफेद चाप लिटिल गुई के साथ द्वंद्वयुद्ध कर रहे पुरुष शिष्य की कलाई पर लगा। उस आदमी की बाह में तेज दर्द हुआ और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। लिटिल गुई की लोहे की लाठी उस आदमी के माथे से महज 3 इंच की दूरी पर आकर रुक गई। अगर तुम नहीं बोलोगे, जू जिमो ने शांत भाव से कहा, तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। क्या तुम दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के साथ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? महिला शिष्या ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तो चलिए युद्ध शुरू करते हैं, जू जिमो ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि सच्चा मार्शल पवित्र स्थल तुमसे डरेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम्हारा दिव्य सूर्य पवित्र स्थल सचमुच तुम्हारे जैसे कुछ मामूली लोगों के लिए युद्ध शुरू करेगा? महिला के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही वह इस बात के परिणामों को समझने की कोशिश कर रही थी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पहले मेरे बड़े भाई को बोलने दो। आप सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं, जू जिमो ने सिर हिलाते हुए कहा। लिटिल गुई ने अपनी लाठी वापस खींची और फिर शिष्य के सीने पर जोरदार लात मारी। वह आदमी दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा गुस्से और डर से विकृत हो गया था और वह जू जिमो को घूर रहा था। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं बात करूंगी, महिला शिष्या चिल्लाए। 10 माइल टाउन के सबसे धनी व्यक्ति मास्टर हु के घर में भूतों की अफवाहें हैं। हमें उन्हें भगाने का आदेश मिला है। जू जिमो कुछ देर रुका, तो वे दोनों एक ही मिशन पर आए थे। उसने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मास्टर हु ने केवल ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के साथ ही मिशन की जानकारी नहीं दी, उन्होंने अन्य संप्रदायों को भी अनुरोध भेजे होंगे। अपने पिछले जीवन में जू जिमो ने यह मिशन लिया था और दिव्य सूर्य पवित्र भूमि से किसी से भी उनका सामना नहीं हुआ था। जाहिर है, उस समय वह बहुत देर से पहुंचा था। उसके पहुंचने से पहले ही उसके शिष्य मर चुके होंगे। जू जिमो मुस्कुराए, लिन रुहो और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया और कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही जू जिमो का समूह चला गया, दिव्य सूर्य पवित्र भूमि का पुरुष शिष्य चुपचाप खड़ा रहा। उनके गायब होते हुए देखकर उसके भाव बदलते रहे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मास्टर हु 10 माइल टाउन के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे और कथित तौर पर वहां के सबसे धनी निवासी थे। जू जिमो और उनके साथी हु के घर पहुंचे। नौकर द्वारा घर वालों को सूचना देने के बाद नीले, हरे और पीले रंग के भड़कीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उन्होंने हल्के हरे रंग की धूप से बचाव वाली टोपी पहन रखी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें सूजी हुई थी, शायद कई रातों तक नींद न आने के कारण। वे बेहद थके हुए लग रहे थे। आखिरकार आप आ ही गए, आदरणीय नायकों, वह उत्साह से आगे बढ़ते हुए बोला। मैं हर दिन डर में जी रहा था, मुझे लगा था कि मुझे कभी मदद नहीं मिलेगी। वह समूह को मुख्य हॉल में ले गया। जू जिमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत दयालु हैं, मास्टर हु। मैंने आप यात्रियों के लिए भोजन तैयार किया है, मास्टर हु ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। चलिए, खाते पीते बातें करते हैं। जू जिमो ने सिर हिलाया। जैसे ही वे खाने वाले थे, एक नौकर अंदर आया और घोषणा की कि दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के शिष्य भी आ गए हैं।
बहुत बढ़िया, मास्टर हूँ ने कहा। किस्मत ने तुम सबको एक साथ यहाँ ला दिया है। अब मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। उसने उन्हें बुलवाया। डिवाइन सन सेक्रेड ग्राउंड के शिष्यों के चेहरे उस क्षण गंभीर हो गए जब उन्होंने जूजीमो और उसके समूह को देखा। तलवार लिए हुए पुरुष शिष्य ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मास्टर हू ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा। इसके बाद वह सभी को एक बगल के हॉल में ले गया, जहां वे बैठ गए और एक दूसरे से परिचय कराया। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि से। तलवार चलाने वाले शिष्य का नाम वांग ताओ था, घुमावदार ब्लेड वाले का नाम जिंगलिन था, और महिला शिष्या का नाम शियाओ यू था। हमें बताओ क्या हो रहा है? तुम्हारा मिशन ब्रीफ बहुत विस्तृत नहीं था, जिंगलिन ने मास्टर हू की ओर मुड़ते हुए शांत स्वर में पूछा। ये सब लगभग 2 सप्ताह पहले शुरू हुआ, मास्टर हू ने आह भरते हुए अपनी कहानी शुरू की। एक रात मैं सो रहा था जब अचानक मैंने एक महिला को गाते हुए सुना। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब गार्डों का कप्तान मृत पाया गया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। उसका शव आतंक की एक विकृत अभिव्यक्ति में मुड़ा हुआ था, मानो वह डर से मर गया हो। उस घटना के बाद से हर रात हमें एस्टेट में कहीं न कहीं एक महिला के गाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मैं चाहे कितने भी लोगों को खोजने के लिए भेज दूं, हम कभी भी उस आवाज के स्रोत का पता नहीं लगा सकते। हर सुबह कोई न कोई मरा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि जब मैंने सबको रात भर जगाए रखने के लिए इकट्ठा किया, तब भी भोर होते होते लोग गायब हो जाते थे और मर जाते थे। अब तक हुए एस्टेट से लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कई नौकर नौकरी छोड़कर चले गए। लोग कहते हैं कि मुझ पर श्राप लगा है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। साफ तौर पर ये किसी छोटे मोटे अपराधी का काम है। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के वांग ताओ ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। चिंता मत कीजिए, गुरु हूँ। आज रात मैं स्वयं जागीर की गश्त लगाऊंगा और हत्यारे को पकड़ लूंगा। अच्छा, आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें, मास्टर हू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आज रात जागीर में बचे हुए सभी लोगों को इकट्ठा करो। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, वांग ताओ ने आदेश दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन चालबाजी करने की हिम्मत करता है। कोई बात नहीं, मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ, मास्टर हू ने सिर हिलाया। जब वांग ताओ अतिरंजित आत्मविश्वास के साथ डींगे मार रहा था, तब जू जीमो ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। जू जीमो के लिए इस संप्रदाय के मिशन को पूरा करने का कोई महत्व नहीं था। वह इस शहर में केवल एक विशेष वस्तु को प्राप्त करने आया था। दरअसल वह चाहता था कि बाकी सब लोग मर जाएं। वह वस्तु जितनी अधिक आत्माओं को निगलती, उतनी ही शक्तिशाली होती जाती और भविष्य में उसके लिए उतनी ही उपयोगी साबित होती। जब समूह खाना खा रहा था और बातें कर रहा था, तभी अचानक एक छोटी लड़की कमरे में दौड़कर आ गई। पापा, क्या हमारे घर मेहमान आए हैं? उसने मीठी आवाज में पूछा। उसकी 2 छोटी चोटियां थीं और वह देखने में केवल 4 या 5 साल की लग रही थी। यंग प्रभ, पापा के पास आओ, मास्टर हू मुस्कुराते हुए बोले, जो अपनी बेटी से बेहद स्नेह रखते थे। उन्होंने उसे गोद में उठाया और परिचय कराया। यह मेरी बेटी हू यंगयंग है। कुछ समय पहले वह बहुत बीमार थी। शुक्र है, श्राप का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रात के खाने के बाद आसमान और भी काला हो गया और हल्की बारिश तेज बूंदाबांदी में बदल गई। छतों से लगातार बारिश की बूंदें टपक रही थी और जल्द ही पूरी हू एस्टेट धुंध की चादर में लिपट गई। इसके बाद मास्टर हू ने बचे हुए सभी नौकरों को एक तरफ के हॉल में इकट्ठा किया। सच तो यह है कि वहां बहुत कम नौकर बचे थे। इतने सारे लोगों के मारे जाने या भाग जाने के बाद इस कभी भव्य रही जागीर में अब 20 से भी कम लोग रहते थे। हम पूर्वी विंग में गश्त करेंगे, आप पश्चिमी विंग में गश्त करें। कैसा रहेगा? वांग ताओ ने जूजीमो के समूह से पूछा। क्या तुम अब भी मार खाने को कह रहे हो? तुम्हें आदेश देने का अधिकार किसने दिया? लिटिल गुई ने गुस्से से कहा। फिर वह निर्देशों की प्रतीक्षा करते हुए जूजीमो की ओर मुड़ा। तुम लोग गश्त करो, मैं मुख्य हॉल में रहकर मास्टर हूँ और बाकी लोगों की रक्षा करूंगा, जूजीमो ने आलसे से अंगड़ाई लेते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से उदासीन था। ठीक है, वांग ताओ बड़बड़ाया और डिवाइन सन सेक्रेड ग्राउंड के अन्य शिष्यों के साथ चला गया। सीनियर ब्रदर, हम पश्चिमी विंग में गश्त करने जा रहे हैं, लिटिल गुई ने कहा। जू जीमो ने ऊपर की ओर देखा। बारिश तेज होती जा रही थी
और रात का आसमान असामान्य रूप से डरावना लग रहा था। गश्त करने के लिए क्या है? जाओ आराम करो, जूजिमो ने लापरवाही से जवाब दिया और बगल वाले हॉल की ओर चल दिया। वह अपने पीछे लिटिल गुई और लिन रोहू को असमंजस में छोड़ गया, जो अपना सिर खुजा रहे थे। इसी बीच रेन पिंगशेंग जल्दी से घर लौट रहा था। जूजिमो द्वारा दी गई दवा लेने के बाद उसकी अधिकांश चोटें ठीक हो गई थी। उनका मन पूरी तरह से सम्राट टुनरी की विरासत के विचारों में डूबा हुआ था। शाम होते होते वह अपने कबीले के पैतृक मंदिर में पहुंच गया। रेन परिवार के पतन के बाद से मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई थी। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला, जो अब उम्र के साथ घिस पिट कर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अंदर रोशनी कम थी और हवा घुटन भरी और बासी लग रही थी। ठीक सामने धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई सम्राट की एक प्रतिमा खड़ी थी। ये प्रतिमा सम्राट के पुराने चित्रों से बनाई गई थी, लेकिन कारीगर कितने भी कुशल क्यों न हो, कोई भी उनकी शक्ल को पूरी तरह से नहीं बना सका। इसलिए रेन परिवार ने केवल उनकी पीठ की मूर्ति बनाने का फैसला किया था। रेन पिंगशेंग चलकर आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और 3 बार प्रणाम करने के बाद मूर्ति को एक तरफ हटा दिया। उसने वेदी की तलाशी ली और उसे एक ढीली ईंट मिली। उसे एक तरफ सरकाने पर एक छिपा हुआ खांचा दिखाई दिया, जो उसकी बांसुरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिमाग सुन्न हो गया, हाथ कांप रहे थे। उसने बांसुरी को खांचे में डाल दिया। पल भर में मंदिर कांपने लगा। मंदिर के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा और हवा में एक गहरा भावर बन गया। जैसे ही भावर खुला, अंतरिक्ष स्वयं फट गया और ढह गया। संपीड़ित हवा बाहर की ओर विस्फोटित हुई और ऊर्जा के तेज झटके सभी दिशाओं में फैल गए। रेन पिंगशेंग की आंखों में आग सी दौड़ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, युए बुली, बस प्रतीक्षा करो, जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को कुचल दूंगा। दिल की धड़कन तेज होते हुए उसने भावर में कदम रखा। भावर उसके पीछे बंद हो गया और आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसी क्षण सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के सुंदर विलो शिखर पर बेली शियाओ नाम की एक युवती सफेद कमल के फूल के बीचों बीच चुपचाप बैठी थी। कमल महारानी होंग तियान की विरासत का प्रतीक था। बेली शियाओ के चेहरे पर शांति थी और बालों की एक लट हवा में लहरा रही थी। कमल के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित थी, जो निरंतर उसके शरीर को पोषण प्रदान कर रही थी। सफेद धुंध बादलों की तरह उसके चारों ओर मंडरा रही थी। वह स्वर्ग से अवतरित देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। सफेद वस्त्रों में लिपटी, बर्फ जैसी कोमल त्वचा, परिपूर्ण नैन नक्श, उसे देखना ही अपवित्रता जैसा प्रतीत होता था। उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखे काफी समय हो गया था, और उनकी अलौकिक आभा और भी अधिक प्रबल होती जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बेली शियाओ का डीपबोन मेरिडियन गेट फटकर खुल गया। वह मेरिडियन फोजिंग दायरे में प्रवेश कर चुकी थी और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वह कमल से धीरे धीरे उठी और सुंदर कदमों से आगे बढ़ी। पास ही इंतजार कर रही 2 दासियां आगे बढ़ी। वे वही जुड़वा बहनें थीं, जू कियानिक्सू और जू मिंगमेंग, जिनसे जू जिमो की मुलाकात संप्रदाय के शुरुआती परीक्षणों के दौरान हुई थी। बहन शियाओ, आपने मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है। जू मिंगमेंग ने चौड़ी, चमकती आंखों से कहा। अभी अभी सफलता मिली है। आप दोनों को भी कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए, बेली शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं पहले ही स्पिरिट मेरिडियन दायरे के 7वें चरण तक पहुंच चुकी हूँ। जब अगला आउटर कोर्ट डिसिपल टूर्नामेंट आएगा, तब तक मेरी रैंकिंग निश्चित रूप से ऊंची होगी, जू मिंगमेंग ने आत्मविश्वास से कहा। बेली शियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अकेले ही ग्रेसफुल विलो पीक की चोटी की ओर चल पड़ी। उसने दूर क्षितिज को निहारा। वह रास्ता सनशाइन विलेज की ओर जाता था। उसने धीरे से कहा, चुयांग, तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो? उसके विचारों में हल्की पदचाप की आवाज से खलल पड़ा। वह झट से मुड़ी और पुकार कर बोली, मौसी। जियाओ युएक्सुआन ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराई। क्या तुमने मेरिडियन फोजिंग दायरे में प्रवेश कर लिया है? बेली शियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अभी अभी सफलता हासिल की है। मैंने उप प्रमुख से इस बारे में बात की, जियाओ युएक्सुआ ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, और ऐसा लगता है कि जू जिमो के साथ आपकी सगाई शायद पूरी नहीं हो पाएगी। क्या हुआ? बेली शियाओ ने हैरानी से पूछा।
वह अपनी सुंदरता को लेकर बहुत आत्मविश्वासी थी। बेशक जूजिमो में उसकी कोई रोमांटिक दिलचस्पी नहीं थी। उसने ये समझौता केवल वाइस लॉर्ड के प्रभाव का गुप्त रूप से लाभ उठाने के लिए किया था। यदि वह सच्चे मार्शल पवित्र भूमि की संत बन जाती, तो उसे साधना के विशाल संसाधन प्राप्त हो जाते। एक बार जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती, तो यह निरर्थक प्रयास व्यर्थ हो जाता। उसका दिल हमेशा से चू यांग के लिए धड़कता था। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड और जू जीमो उसकी यात्रा में महज सीढ़ी के पत्थर थे। इस समय उसे शक्ति की आवश्यकता थी, ऐसी शक्ति जो वह अपनी चाची और संप्रदाय से उधार ले सके। जू जीमो की मंगेतर बनने से उसे इन सभी तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी। लगता है जू जीमो को कुछ झिझक है, जियाओ युक्सुआ ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। मुझे तुम पर भरोसा है। जब वह वापस आ जाए, तो उसके करीब जाना। उसकी उम्र के लड़के आसानी से बहक जाते हैं। मैं समझ गई, बेली शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। सूर्य की रोशनी सुनहरे आवरण की तरह बरस रही थी, जिससे दुनिया पर एक गर्म चमक फैल रही थी। मास्टर मो का आधा जेड पेंडेंट धारण किए हुए चू यांग ने सनशाइन विलेज छोड़ दिया और अपनी यात्रा शुरू की। प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी पहुंचने के बाद उन्होंने रात भर आराम किया। अगली सुबह वे उस सैन्य बैरक की ओर चल पड़े जिसका जिक्र मास्टर मो ने किया था। अधिकांश शहरों में सैन्य शिविर होते थे। उनका काम शहर की रक्षा करना था, हालांकि वे स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे और स्थानीय गवर्नर के नियंत्रण में नहीं थे। बैरकें सख्त और अनुशासित थीं। काले कवच वाली वर्दी पहने सैनिक परिसर में गश्त कर रहे थे। क्या तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो, बच्चे? पंजीकरण डेस्क पर खड़े दो हट्टे कट्टे आदमियों ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। क्या आप डू त्यानयन नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? चू यांग ने पूछा। जनरल डू से आपको क्या चाहिए? सैनिकों में से एक ने अधिक गंभीरता से पूछा। मास्टर मो तियानकी ने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा था, चू यांग ने मो द्वारा दिए गए आधे जेड पेंडेंट को दिखाते हुए कहा। यहीं रुको। सैनिक के चेहरे के भाव बदल गए और वह अंदर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में बैरक के अंदर से एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। लंबे काले बालों वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। तुम बूढ़े मो के भतीजे हो? उसने पूछा। उसने कमर पर तलवार बांधे हुए जटिल डिजाइन वाला काला कवच पहन रखा था। उसकी गर्दन पर निशान थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत थे कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी थी। जी हाँ, मास्टर मो ने मुझे आपको ढूंढने के लिए यहाँ भेजा था, चू यांग ने पेंडेंट सौंपते हुए कहा। अगर तुम ओल्ड मो के भतीजे हो, तो इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंकल डू कहो, डू त्यानेन ने चू यांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। नमस्कार, अंकल डू। चू यांग ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। अगर मो ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो वह जरूर चाहता होगा कि तुम सेना में प्रशिक्षण लो, डू ने कहा। वह जिसकी भी सिफारिश करे, मुझे उस पर भरोसा है। अगर तुम तैयार हो, तो आज ही रिपोर्ट करो। चू यांग ने सिर हिलाया और डू त्यानेन के पीछे पीछे बैरक में चला गया। अंदर गहरे हरे रंग के तंबुओं की कतारें करीने से लगी हुई थी। बिना कमीज पहने योद्धा विशाल पत्थरों के साथ कूद कूद कर प्रशिक्षण ले रहे थे, जबकि सैनिक तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे और विस्फोटक बल के साथ तलवारों को आपस में टकरा रहे थे। तलवारों की ऊर्जा 4 मीटर तक वार कर रही थी, कृपाणों के प्रहार हवा में गूंजते हुए चीर रहे थे। चू यांग ने अपना विवरण दर्ज कराया और उसे एक सैन्य टोकन दिया गया। आज से तुम ब्लड वुल्फ गार्ड के सदस्य हो, आदेश जारी करने वाले सैनिक ने दृढ़ता से घोषणा की। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें हर नियम का अक्षरशः पालन करना होगा। आज से तुम ब्लड वुल्फ गार्ड के सदस्य हो, आदेश जारी करने वाले सैनिक ने दृढ़ता से घोषणा की। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें हर नियम का अक्षरशः पालन करना होगा। अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप जाना चाहें, तो ये टोकन वापस कर दें। ये सिर्फ आपकी सदस्यता का प्रमाण नहीं है, यह आपके सम्मान और जीवन भर की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। चू यांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और दोनों हाथों से टोकन स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें एक वर्दी और 2 गहन श्रेणी की मेरिडियन तकनीकें दी गईं। ये वर्दी ब्लड वुल्फ गार्ड की मानक वर्दी थी, गहरे काले रंग का चोला जिसके ऊपर खून जैसे लाल रंग का हुड लगा हुआ था। इसे पहनने के बाद चू यांग काफी प्रभावशाली महसूस कर रहा था। 2 उच्च श्रेणी की तकनीकें थीं, ब्लड ब्लेड स्लैश और ब्लड ओरिजिन पाम।
ब्लड वुल्फ गार्ड में भर्ती होने वाले प्रत्येक नए सदस्य को ये 2 तकनीकें सिखाई जाती थी। अधिक शक्तिशाली तकनीकों तक पहुंचने के लिए उन्हें मिशन पूरे करने और योग्यता अंक अर्जित करने की आवश्यकता होती थी। ब्लड वुल्फ गार्ड के भीतर सैन्य पद स्पष्ट रूप से परिभाषित था। नए रंगरूट नियमित सैनिकों के रूप में भर्ती होते थे। उनसे ऊपर 10 स्क्वाड लीडर होते थे, फिर 100 स्क्वाड लीडर, 1000 स्क्वाड लीडर और अंत में जनरल होते थे। अत्यधिक व्यस्त होने के कारण डू तियानेन ने चुयांग को 1000 सैनिकों के दल के नेता के हवाले कर दिया, जो उसके प्रशिक्षण और कार्यों की देखरेख करेगा। चुयांग को सीधे अपनी सुरक्षा में रखने के बजाय, जो कि अधिक सुरक्षित होता, डू ने संभवतः मो तियानकी से सहमति जताई कि चुयांग को वास्तविक युद्ध के माध्यम से परिपक्व होने की आवश्यकता है। उस 1000 दस्ते के नेता ने तब चुयांग को 10 दस्ते के नेता के अधीन एक दस्ते में नियुक्त किया। प्रत्येक छोटी टुकड़ी में नेता सहित 10 सदस्य थे। चुयांग की नई टुकड़ी में हाल ही में हुई एक दुर्घटना के कारण एक स्थान खाली था, इसलिए उसे वहां रखा गया। उसने समूह से अपना परिचय दिया। बाकी लोगों में से अधिकतर बुजुर्ग पुरुष थे। केवल एक युवक ही उसकी उम्र के करीब लग रहा था। परिचय के बाद वह युवक उसके पास आया और रुचि से बोला, मैं टोन गुवान हूँ। क्या तुम मेरे छोटे भाई बनना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद, चुयांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह 2 नई तकनीकों में महारत हासिल करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। सोच समझकर फैसला करो। अगर तुम मान गए तो मैं मिशन पर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वरना तुम्हारे जैसे नौसिखिए ही सबसे पहले मरते हैं, टोन गुवान ने धमकी भरे लहजे में कहा। दफा हो जाओ, चुयांग ने उसे घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। तुम अपना ध्यान रखो। टोन गुवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चुयांग को घृणा भरी निगाहों से देखा और फिर वहां से चला गया। चुयांग ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह बैठ गया और ब्लड ओरिजिन पाम का अध्ययन करने लगा। बच्चे, क्या तुमने पहले कभी किसी को मारा है? दस्ते के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बगल में रखी तलवार को साफ करते हुए पूछा।